आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इशरत जहां के मामले पर आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बयान दिया है। डेविड हेडली के बयान के बाद एक बार फिर से इशरत जहां का जो जिन था बोतल से लग रहा है बाहर आ गया। सियासत इस पर हो रही है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले पर फिर एक बार सियासत तेज हो गई है। इस दफा मरकजी सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला डेविड हेडली के इंकशाफ के बाद फिर सुर्खियों में आ गया है। 12 साल पुराने इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब यूपीए हुकूमत में होम सेक्रेटरी रहे जी.के. पिल्लई ने इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने उन्हें दरकिनार कर हलफनामा बदलवाया था। पिछले दिनों इस मामले पर साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम के जरिए हलफनामा बदलवाने का मामला खूब चर्चा में रहा और एक तरह से मौजूए बहस बना रहा। तो वहीं अब यह मामला पार्लियामेंट में भी गूंजा है। पार्लियामेंट में इशरत मामले पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि डेविड हेडली ने इशरत जहां की सच्चाई बताई थी। इशरत जहां के दहशतगर्दों से ताल्लुकात थे। वहीं इशरत मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने इशरत की हकीकत छुपाई थी। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि यूपीए सरकार ने उस वक्त की गुजरात सरकार और मोदी को फंसाने की कोशिश की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इशरत मामले को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया दहशतगर्दी से जूझ रही है। ऐसे में दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैर, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की बाज़गश्त एक मरतबा फिर सियासी गलियारों में तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से दस्तोगरेबां हैं। पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बाहर भी बीजेपी जारहाना मूड में है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इशरत का मामला उठाकर बीजेपी असल मामले से पहलूतही करना चाहती है। इन सब से हटकर इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले पर हुकूमत और अपोजिशन ख्वाह कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि यह मामला सियासत का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां कोई भी पहलवान अपना दांव आजमाने से पीछे नहीं रहना चाहता। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सियासी इशू बनकर रह गया है इशरत जहां मामला। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह का वो बयान और उस पर जो सियासी रद्द-ए-अमल आया है वो रिएक्शन भी हम आपको सुनाई देते हैं। आतंकवाद से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, उस पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इशरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए ये एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। इशरत जहां का संबंध लश्कर तोयबा से था कि नहीं था, ये तो एजेंसी जाने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जाने। लेकिन जो प्रकरण चला हुआ है जिसमें एफिडेविट की बात की गई है, उसमें फॉल्स इनकाउंटर का प्रकरण है। अगर एलईटी का संबंध इशरत जहां से था भी और हो सकता है, लेकिन गुजरात पुलिस को कस्टडी में लेकर उसको मारने का अधिकार कोई कानून के अंतर्गत गुजरात सरकार को नहीं है। एक राजनीतिक दबाव उसको कह सकते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से हमारी न्यायपालिका का जो रूख था, जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हुआ था, उसमें जैसे सदस्य बनाए गए थे, वहां पर लोगों का एक इस प्रकार का क्लाउड बना हुआ था कि वे सब लोग, उनका मन में एक ही बात थी कि हम लोग जो हैं इस एनकाउंटर को झूठा साबित करके इसको किसके कहने से किया गया पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंचे और वो अपने को यूज करना चाहते थे। लेकिन मैंने कहा मुझको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशराइज नहीं कर सकती। जो है मैं अपने उससे मैं काम करूंगा।
जी हाँ, अगर देखा जाए तो इशरत जहां मामले पर एक तरह से 12 साल पुराना मामला हो गया है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत होती है वो इस इशू को उठाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करती है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि क्या वाकई इशरत जहां के इस इशू पर अब सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है और एक सियासी इशू बनकर रह गया है इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। सवाल यह भी उठता है कि यूपीए सरकार मोदी और अगर बात करें तो मोदी जब उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे या फिर अमित शाह, यूपीए सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश करती रही। और अगर अब एनडीए सरकार की बात करें तो अमित शाह और मोदी को एक तरह से एनडीए सरकार बचाने की कोशिश कर रही है इस इशू पर। तो क्या जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं और सरकार बदलने से क्या वाकई में मुकदमों की नोयत बदल जाती है? कई इस तरह के सवाल हैं जो जहनों में उठते हैं कि आखिर 12 साल पुराना मामला है, बीच में इस मामले को सीबीआई ने बंद भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर यह मामला अब सुर्खियों में आ गया जब से हेडली का गवाही हेडली के सामने आई, हेडली का बयान सामने आया। उसके बाद ये एक मामला एक बार फिर से सामने आ गया और आज फिर पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा इससे पूरे इश्यू पर। हालांकि राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार पर और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शाहजहां मामले पर एक तरह से सियासत कर रही है कांग्रेस। इस पूरे इश्यू पर आज हम बात करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है पर्दे के पीछे। तो आइए इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहसिन रजा साहब बीजेपी लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अल नासिर जकरिया साहब कांग्रेस तर्जुमान हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मोहसिन रजा साहब, वक्त बहुत कम है, सीधे सीधे आपके पास आना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट में बयान दिया, उन्होंने कहा कि शाहजहां के इश्यू पर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है मोहसिन जी? देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जब हुकूमत में थी और ये इनकाउंटर हुआ तो उस पर कांग्रेस ने राजनीति करना शुरू की, क्योंकि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी से उस वक्त से एक खतरा नजर आ रहा था कांग्रेस को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ही जो है वो आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री होंगे अगर एनडीए से होंगे, भाजपा की तरफ से कैंडिडेट होंगे। तो उस चीज को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरी सियासत कांग्रेस की थी और जो कुछ भी हुआ बहरहाल वो आतंकवादी घटना थी और उस घटना के तहत जो इनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल जायज था। उसके बाद उसमें हलफनामा बदलवाने की बात आती है, तो हलफनामा यूपीए के किसी मिनिस्टर ने जब बदलवाया है तो उसको तो कहीं ना कहीं लाइट में आना था। अब राजनीति नहीं हो रही है, ये सच्चाई है जो दुनिया के सामने आई है। आमतौर से हेडली ने जो बयान दिया उस बयान को देख लीजिए आप उठाकर, वो तो सजा याफ्ता एक आतंकवादी है। उसका बयान आप देखिए, उस बयान में भी वो यही बात कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आप इशरत जहां की बात को आप बचा रहे थे, उसको आप शहीद का दर्जा दे रहे थे यूपीए के लोग, और आज वो आतंकवादी डिक्लेयर हो रही है। और जाहिर सी बात है हमने हमेशा उसको आतंकवादी कहा, वो पूरी घटना को हमने आतंकवाद से जोड़कर ही रखा, क्योंकि वो एनकाउंटर था, फेक एनकाउंटर नहीं था। लेकिन कांग्रेस उसको फेक एनकाउंटर करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देख रही थी कि अगर इसमें कोई भी, अभी देखिए बहुत सी चीजें इसमें निकल कर आएंगी, क्योंकि यूपीए के गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, क्यों हलफनामा चेंज हुआ, हलफनामा क्यों बदलवाया गया, क्यों किसी ऑफिसर को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि आप हलफनामा बदलिए, उसको थ्रेट किया गया, तो ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। बिल्कुल ठीक है। अल नासिर जकरिया जी आपके पास आना चाहेंगे। मोहसिन रजा साहब, आप पर कई यानी कांग्रेस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं इस पूरे इशू को लेकर। अल नासिर जकरिया जी। जी देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो हम समझते हैं देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जहां तक इशरत जहां फेक इनकाउंटर केस है, मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं कि सीबीआई ने ये जब प्रोब टेक ओवर किया फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और a charge was filed, a charge sheet was filed in 2013 saying that the encounter was fake and executed in joint operation by the city crime branch and subsidiary intelligence bureau। ठीक, तो ये जो बातें हो रही है हवा में बीजेपी की, ये गलत है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हम तो ये मानते हैं कि हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते कि इशरत जहां अगर गिल्टी भी है
तो हाउ कुड यू किल अ पर्सन हु हैज गिल्ट? लेट द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव इट. कांग्रेस के दौरान 26/11 हमला हुआ था बंबई में. अजमल कसाब को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उनको ट्रायल, फेयर ट्रायल दिया गया. आपके अफजल गुरु वाज हैंग्ड, जो पार्लियामेंट को अटैक किया. आपने इशरत जहां को फेयर ट्रायल नहीं दिया. और जहां तक डेविड हेडली की ताल्लुक है, ही इज अ डबल एजेंट. वो तो क्या हकीकत है, आज तक उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो FBI CIA को उसने चकमा दिया और यहां पर वो झूठ बात कह रहे. तो इसमें कोई जकरिया साहब आज राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में बयान दिया और उसमें भी उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को ही मोर्दे इल्जाम ठहराया है. यूपीए सरकार को मोर्दे इल्जाम उन्होंने ठहराया है. नहीं, देखिए अभी बीजेपी सरकार अपने करतूतों को छुपाने के लिए, वो तो जाहिर बात है कांग्रेस को ही ब्लेम करेंगे. उन कोई फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन नहीं है बीजेपी के लिए, तो कुछ भी हुआ तो कांग्रेस इज इन द लाइन ऑफ फायर. मैं तो यही मान रहा हूं कि कोर्ट ने यहां तक कि अमित शाह को एक्सटर्न किया गुजरात से. वो अपने रियासत में रह नहीं पाए क्योंकि बीजेपी के हाथ खून से रंगीन है. सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क जानता है, सारी आवाम जानती है. तो बीजेपी कितनी भी अपनी सफाई पेश करना चाहे, आवाम मुतमईन नहीं है. ठीक है, यानी बीजेपी का कहना है कि वो सियासत नहीं कर रही है, उधर कांग्रेस का कहना है कि वो सियासत नहीं कर रही है. मुमताज आलम रिजवी साहब, ना बीजेपी सियासत कर रही ना कांग्रेस सियासत कर रही, लेकिन फिर भी इशरत जहां का जो इशू है एक सियासी इशू बना हुआ है. कैसे देखेंगे मुमताज साहब? देखिए, बिल्कुल इसको सियासी इशू बना दिया गया है, लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि अगर वाकई इशरत जहां दहशतगर्द थी तो उसको जिंदा रखना चाहिए था, और जिंदा रखती तो शायद जो बाद में जो ब्लास्ट हुए हैं, बाद में जो हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है वो न हुआ होता. तो अगर वाकई थे तो ये जो अफसरान हैं इन्होंने उनको मारा क्यों? मारने के बजाय उनको पकड़ना चाहिए था. जहां तक हेडली का ताल्लुक है तो हेडली किस तरीके का बयान दिया अभी यही क्लियर नहीं हुआ है. कोई नहीं बता रहा है कि बयान क्या दिया है, किस तरीके से 3 नाम पेश किए गए थे, उसमें से एक में निशान लगा दिया. हाँ, 3 नाम, तो अभी तो यही नहीं पता चला कि वो बयान किस तरीके से दिए जा रहे हैं. फिर एक और बात ये आ रही है कि हेडली ज्यादा मोतबर है कि जो हमारी CBI थी वो मोतबर है. कौन मोतबर ज्यादा है? हम किसकी बात पर अमल करेंगे? चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अफसर अब बोल रहे हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोले? और अगर ये खौफ है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खौफ की बुनियाद पे ही बयान लिए और दिए जाते हैं. इस तरीके की पॉलिटिक्स करके, और राजनाथ सिंह जी अगर ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि दहशतगर्दी के मामलात में कतई तौर पर सियासत नहीं होनी चाहिए. जहां तक इंटरनल यानी जो दाखिली सिक्योरिटी का मसला है उस पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए. लेकिन सियासत कर कौन रहा है ये तो बताएं, कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं जो दीगर दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अक्षरधाम मंदिर पर जिन लोगों को पकड़ा गया था मुसलमानों को, वो सब बाइज्जत बरी हुए, उनको फांसी तक की सजा हो गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं. उनको फंसाने वालों के खिलाफ क्या इल्जाम लगाया जाएगा? उनको फंसाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कोई कार्रवाई होती है? 10-10 साल 15-15 साल बाद यहाँ पे मोहम्मद आमिर जो है वो 14 साल बाद जेल से निकल के आए. उनको जिन लोगों ने फंसाया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है. दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क हुकूमत के साथ खड़ा है, लेकिन जो लोग बेगुनाहों को फंसाते हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो. बिल्कुल, जाहिर सी बात है. कई तरह के सवाल मुमताज आलम रिजवी उठा रहे. अल नासिर जकरिया जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, ब्रेक हमको लेना है असल में. नहीं, मैं ये कह रहा हूं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को पिल्लई जी ने कोट किया था कि इशरत जहां हैड टू बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑन द इशू वेदर शी वाज अ लश्कर तैयबा ऑपरेटिव. उनका आंसर ये है, आई कोट, I do not think there is any conclusive evidence against Ishrat Jahan. Unless any proper investigation is carried out, we will have to give her the benefit of doubt. तो ये तो अपने अगर स्टेटमेंट्स बदल रहे, तो भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है तो वो अपने ब्राउनी पॉइंट्स निकालना चाह रहे होंगे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबों को पता है, कहती कुछ करती कुछ, तो ये बहुत गलत बात है. बिल्कुल जाहिर सी बात है. यहाँ पर एक ये सवाल तो उठ रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या वाकई में सरकार बदलने से मुकदमों की नौयत बदल जाती है? छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी इशू पर आएंगे. मुमताज आलम ने कई इशूज उठाए, इसके अलावा नासिर जकरिया साहब ने इशूज उठाए. तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, इसी इशू पर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद.
तो बिग बुलेटिन में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि वाकई में क्या इसरत जहां का जो इशू है सियासी इशू बनकर रहेगा और तमाम पार्टियां इस इशू से अपना फायदा और नुकसान देख रही हैं। तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकार बदलने से मुकदमों की नोयत बदल जाती है क्या मोहसिन साहब? देखिए, नहीं अबू हरेरा, जिस तरह की बात मुमताज साहब या रिजवी साहब कर रहे हैं, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमेशा से दहशतगर्दी के मामले में कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर रही है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है आतंकवाद के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ। और उस चीज को लेकर हम यहां पर ये बताना चाहते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी जी टारगेट पर थे आतंकवादियों के, और आज भी हैं। आज हमारे गृह मंत्री भी हैं, आज हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, आज हमारे भाजपा के तमाम लीडरान। आखिर यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में किसी को क्यों नहीं धमकी आती थी? क्यों नहीं इनके ऊपर जो है टेररिज्म का मंडराता था खतरा? आप बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर रहते आप यूपीए की सरकार में, बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते थे। मैं जंप इन करना चाह रहा हूं। मुमताज साहब, यूपीए की सरकार में टेररिज्म को कहीं ना कहीं लिबर्टी मिलती है और वही लिबर्टी का सहारा लिया सरकार में किसी आप देखिए बोल तो रहे हैं आप उन्हीं के फेवर में, आप पता नहीं कहां से लाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, फेवर नहीं, कांग्रेस के फेवर नहीं बोल रहे, कांग्रेस को इसीलिए शिकस्त मिली है। कांग्रेस को सुन लीजिए, आप बात हो जाए। मोहसिन साहब एक मिनट मेरी सुन लीजिए। आपने कहा, रिजवी साहब ने कहा कि आपको पकड़ लेना चाहिए था, उनको कहां से पकड़ लेते जी? जो एनकाउंटर में मारा गया है उसको सारी इंटेलिजेंसी मौजूद थी, सारे रिकॉर्ड पकड़ लेते। हम जाएंगे, वहां एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर की बात आ रही है। जो मशीनरी है, मशीनरी किस लिए होती है? ये कैसे पकड़ लेने की बात आप कर रहे हैं? क्या बकरी का बच्चा है कोई उसको पकड़ लेंगे? आतंकवादी बकरी का बच्चा नहीं होता, उसके हाथ में नासिर साहब आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? टाइम बहुत कम है, छोड़ दिया जल्दी से। आपको हर एनकाउंटर झूठा नजर आता है। वक्त का तकाजा देखते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर वो तारीख उठाकर देखे, हिंदुस्तान की, इस मुल्क की तारीख उठाकर देखे, अगर टेररिज्म के टारगेट पे कोई रहा तो कांग्रेस के लीडरान रहे। इन्होंने अपना खून कहां बहाया? पसीना नहीं बहाती भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक इशरत जहां का ताल्लुक है, ये एब्सोल्युटली फेक एनकाउंटर है और बीजेपी के हाथ खून से रंगीन है। ये अगर कितना भी अगर सफाई पेश करना चाहे इस मुल्क की आवाम, आपने देखा इस मुल्क की आवाम बीजेपी पे भरोसा ही नहीं करती है। बिल्कुल नहीं, ये मन की, ये सारे मुल्क में मन की बात करना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सवाल के जवाब नहीं दे पाती है। आप अपनी मन की बात करो, आप लोगों की दिल की भी तो बात सुनो, थोड़ा मादा रखो, थोड़ा सब्र रखो, लोगों की तो बात सुनो। और आने वाले चुनाव में मट्टी पलीत होने वाली भारतीय जनता पार्टी, याद रखना। आपने 50-60 साल कोई परेशान नहीं है। आप 50-60 झूठ बोलोगे, क्या बोलोगे? बिल्कुल ठीक है, यानी बीजेपी कांग्रेस कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है कि इस इश्यू पर एक तरह से सियासत ही हो रही है। मुमताज जी, आपके पास आना चाहेंगे कि यूपीए की हुकूमत थी तो मोदी और अमित शाह को एक तरह से फंसाने की कोशिश कर रही थी इस इश्यू पर। अब एनडीए की हुकूमत है तो अमित शाह और मोदी को बचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। कैसे देखेंगे, मतलब इस तरह से जो सरकारें बदलती हैं मौकिफ पूरा बदल जाता है क्या मुमताज साहब? हुरैरा साहब, ना कांग्रेस बीजेपी को फंसा रही, ना बीजेपी कांग्रेस को फंसा रही है। ये दोनों मिलकर के मुसलमानों के साथ खेल खेल रहे हैं। मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको दलितों से बदतर किया जा रहा है। सुन लीजिए, उनको बटला हाउस किसके दौर में हुआ? कांग्रेस को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, कांग्रेस को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां कांग्रेस के दौर में हुई हैं, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो दोनों लोग निशाना हमें बना रहे हैं, दोनों लोग मुसलमान। मुमताज साहब ने जो सच कहा है, जाहिर सी बात है आप दोनों उस पर उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना तो है कि इस तरह के जो इश्यूज आए, कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस तरह के इश्यूज इन्हें हल होना चाहिए और किसी नतीजे पर कम से कम पहुंचना चाहिए। 12 साल पुराना मामला है और इसे एक तरह से किसी नतीजे पर पहुंचे, ताकि अगर इशरत जहां अगर वो वाकई में दहशतगर्द है तो उसे उसकी सजा मिल चुकी है या उसे उसकी सजा मिली, और अगर वो बेकसूर है तो कम से कम इस पर एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए सरकारों को और हुकूमतों को, और सियासत ऐसे इश्यूज पर नहीं होनी चाहिए। वक्त हमारे पास बहुत कम था, मैं इस इशू के साथ एक तरह से इंसाफ नहीं कर सके, लेकिन बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इशू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।